गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चैप्टर 3 ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, आज उसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे। ऑडियो वीडियो आप कंफर्म कर दीजिए, ठीक आ रहा है? बिल्कुल, ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं फिर प्रोसीड करते हैं। अभी कुछ लोग कनेक्ट ही हो रहे हैं। ठीक है। कल एक बच्चे का कमेंट मैं देख रहा था कल वाली क्लास में, तो वो कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव की बात कर रही थी। जो एटमॉस्फेरिक के सारे लेयर इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा ऊंची हैं और पोल के ऊपर लेयर नीची हैं। तो जब मैंने आपको रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट बता दिया तो कोरियोलिस की बात तो आई गई ना। रोटेशन के प्रभाव की वजह से लेयर और ऊपर की तरफ जा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, तो कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव तो आ ही गया, रोटेशन से ही तो रिलेटेड था वो। तो कल एक क्वेश्चन मैंने बाद में देखा था, कल कमेंट सेक्शन में बाद में मैंने देखा, इसमें कोरियोलिस फोर्स के इम्पैक्ट की बात कर रही थी कि एटमॉस्फेयर की लेयर जो इक्वेटर पे ऊंची है और पोल पर नीची है, तो एग्जैक्टली इक्वेटर पे तो कोरियोलिस नहीं, पर जो पोल तक की आप बात कर रहे हो तो रोटेशन पे उसका इम्पैक्ट तो है ही। ठीक है, तो वो पॉइंट सही था आपका। अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, कल जो मैंने समझाया था एक बार ये डायग्राम देख लें फिर हम आगे बढ़ें। सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट है, अल्ट्रावायलेट जो रेज किस तरह से एक्ट कर रही हैं, ओजोन कैसे बिहेव करेगा, सेम चीज़ हमने कल बताई थी आपको। इसमें आप अगर ध्यान दो तो यूवीसी ये स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन है, और यूवीसी आपको दिख रहा है कि इसको पास करके नीचे नहीं आ रही। कल बताया था हमने सेम पॉइंट। यूवीसी सन से तो आ रहा है पर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को पार करके नीचे नहीं आ रहा, ट्रोपोस्फेयर में जहां ह्यूमन रह रहा है वहां तक ये नहीं पहुंच रहा। यूवीबी आप देख रहे हो आ तो रहा है काफी हद तक, और यहां तक आने के बाद ये बहुत थिन हो गया, पतला हो गया। यहां जितना यूवीबी आ रहा है नीचे ट्रोपोस्फेयर में देखो बहुत कम दिख रही है। इसका मतलब काफी ज्यादा यूवीबी यहां एब्जॉर्ब हो गई है, थोड़ी सी नीचे पास कर रही है, उतनी ही पास कर रही है जो हमें विटामिन डी वगैरह बनाने के लिए बॉडी में जरूरत है। आ देखो कितना सारा रहा है, आ इतना रहा है, पर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हद से ज्यादा इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, थोड़ा ही ये पास हो पा रहा है नीचे। अगर ओजोन डिप्लीट हो गई तो ये ज्यादा आने लगेगा तो यूवीबी प्रॉब्लम करेगा। और लास्ट हमने बताया था यूवीए, यूवीए जितना आ रहा है आप उसमें देखो थोड़ा एब्जॉर्ब और अच्छा खासा पास हो रहा है। आप इन तीनों में देखोगे यूवीसी नहीं आ रहा, यूवीबी थोड़ा आ रहा है, और यूवीए थोड़ा एब्जॉर्ब थोड़ा पास। अगर यूवीए एक लिमिट से ज्यादा होगा तो रिंकलिंग और एजिंग इफेक्ट। ओजोन किस तरह से बिहेव कर रहा है तीनों यूवी को, यहां से क्लियर हो गई बात। क्लियर है? तो कल जो हमने समझाया था इस डायग्राम से वो पूरी कहानी रिकॉल हो गई। कल जिन लोगों ने क्लास की होगी जो हमने समझाया था वो इस डायग्राम से पूरी कहानी रिकॉल हो गई एक बार में, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। दूसरी बात, अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट पर। ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग एक ट्रोपोस्फेरिक फिनोमेना है। ट्रोपोस्फेयर में हमारे सराउंडिंग में जो हीटिंग हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग ट्रोपोस्फेरिक फिनोमेना है, तो किसकी ट्रैपिंग से रिलेटेड है? इंफ्रारेड की ट्रैपिंग से रिलेटेड है। तो दो बात तो आप पहले ही समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग ट्रोपोस्फेयर में होने वाली एक्टिविटी है और इंफ्रारेड की ट्रैपिंग से हो रहा है। अब ये सारे पॉइंट आएंगे, बस ये हमें ध्यान रखना है।
देखो ये अर्थ का सरफेस, ये ट्रोपोस्फेयर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर। ये अर्थ सरफेस, ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर, ओजोन हमने बताया था दोनों ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर दोनों में है, पर 90% तक मॉलिक्यूल इसके, 90% तक जो मॉलिक्यूल हैं इसके वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये हमने ओजोन लेयर दिखा दी। ये ओजोन। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस, वेदर वाली एक्टिविटी, सारा पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब हमारा ट्रोपोस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में। ह्यूमन कहाँ रह रहा है? ह्यूमन इस पर है, ट्रोपोस्फेयर पे रह रहा है। ह्यूमन जो है यहाँ रह रहा है। तो हमारे सराउंडिंग में पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस ये सब हैं। कुछ पॉल्यूशन वाली गैसेस ग्रीन हाउस भी हैं। मैंने बताया था हर गैस का अलग अलग नेचर है। कुछ गैस हैं जो केवल ग्लोबल वार्मिंग, हीट ट्रैपिंग करती हैं, एयर पॉल्यूशन नहीं करती। कुछ एयर पॉल्यूशन करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं जो हीट को ट्रैप करता है। कुछ हीट ट्रैप करने वाली गैसें पॉल्यूशन भी कर सकती हैं। सारी हीट ट्रैप करने वाली गैस पॉल्यूशन नहीं करती। एग्जाम्पल, वाटर वेपर भी हीट ट्रैप करने वाली गैस है, पर वो एयर पॉल्यूशन नहीं करता। तो ये गैस टू गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। इन जनरल हम नहीं कह सकते। ठीक, तो ये है ओजोन, ये ओजोन का क्षेत्र है। ये ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हमने दिखा रखी हैं। पॉल्यूशन ब्लैंकेट भी हमारे सराउंडिंग में, उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और कुछ पॉल्यूशन ब्लैंकेट के अलावा भी हैं। ठीक है, तो ये एरिया कंटेन कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन ब्लैंकेट में भी, और कुछ पॉल्यूशन ब्लैंकेट के अलावा भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं यहाँ पर। देखो, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इट कंटेन्स वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस एंड पॉल्यूटेंट्स। ये जो हमने दिखा रखा है, ये कंटेन कर रहा है कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस एंड पॉल्यूटेंट्स। सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो। सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट का मतलब है आपकी हेल्थ को नुकसान कर रहा है। सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो। कुछ पॉल्यूटेंट ग्रीन हाउस गैस की तरह भी रोल प्ले करते हैं। वॉइस ठीक है ना सभी को? का मतलब आपकी हेल्थ को नुकसान, बिल्कुल ठीक है। तो अभी बस हमें ये समझ आया, सर ये अर्थ सरफेस है, ये ट्रोपोस्फेयर का एरिया है। ट्रोपोस्फेयर में आपने ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूशन ब्लैंकेट दोनों दिखा दिए। कुछ ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूशन ब्लैंकेट का पार्ट नहीं होती, जैसे कि वाटर वेपर, और कुछ ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूटेंट भी हैं और ग्रीन हाउस गैस भी हैं। हम क्यों लिख रहे हैं? पॉल्यूटेंट होने के कारण नहीं, हम लिख रहे हैं ग्रीन हाउस गैस होने के कारण। तो इस क्षेत्र में जो गैसेज हैं, कुछ ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं, पॉल्यूशन नहीं करती, कुछ ऐसी हैं जो पॉल्यूशन भी कर रही हैं और ग्रीन हाउस गैस भी, हम दोनों को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ये एरिया कंटेन वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस एंड पॉल्यूटेंट्स। कुछ पॉल्यूटेंट एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो, कुछ पॉल्यूटेंट ग्रीन हाउस गैस की तरह भी एक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सनलाइट जब आएगी तो इसमें मैंने बताया स्ट्रेटोस्फेयर तक आते आते इसमें 3 कंपोनेंट हैं, यूवी, विजिबल एंड आईआर। यूवी का क्या होगा ऑलरेडी हम बता चुके हैं।
अल्ट्रावायलेट के लिए ओजोन कैसे बिहेव करेगी ऑलरेडी हमने बता दिया। वेवलेंथ के हिसाब से आपने देख लिया, यूवीसी पास नहीं हो रहा, बी एब्जॉर्ब हो रहा है, थोड़ा पास हो रहा है, और ए ज़्यादा से ज़्यादा पास हो रहा है। यूवी का पता लग गया। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं इंफ्रारेड को लेकर। तो ये है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट आते समय ये रेडिएशन, इसमें जो इंफ्रारेड है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस इंफ्रारेड के ऊपर है। तो इंसिडेंट लाइट में जो इंफ्रारेड आ रही है वो आते समय ट्रैप नहीं होती, आते समय ओजोन भी उसको ट्रैप नहीं कर रही है, यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी ट्रैप नहीं कर रही। इंफ्रारेड जब यहाँ से आएगी तो यहाँ भी ट्रैप नहीं होगी, यहाँ भी ट्रैप नहीं होगी। जितनी इंफ्रारेड आएगी थोड़ा सा पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंफ्रारेड जितनी आएगी थोड़ा सा अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा। अर्थ एब्जॉर्ब क्यों करेगा? ताकि सरफेस के टेम्परेचर को थोड़ा सा गर्म रखे, ताकि हमारे लिवेबल कंडीशन के लिए बना रहे। यहाँ पर जो आ रहा है, तो जितना रेडिएशन आ रहा है कुछ पार्ट अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर रही है। कुछ को अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है ताकि ये सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है, रहने लायक बना रहे, टेम्परेचर मॉडरेट बना रहे, और बाकी को ये रिफ्लेक्ट कर दे रही है। बाकी को ये कर रही है रिफ्लेक्ट। ये है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड आईआर। रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड, रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड। तो इंसिडेंट लाइट में हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट आईआर। हमारा पूरा फोकस आईआर पे है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंफ्रारेड की ट्रैपिंग से ही हो रही है। यूवी का नेचर कैसा होगा हमने बता दिया। स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा यूवी एब्जॉर्ब हो गई है, थोड़ी सी ही यूवी नीचे जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग ट्रोपोस्फेयर में होने वाली एक्टिविटी है, इसमें यूवी का कोई ज़्यादा रोल आपको नहीं दिख रहा क्योंकि यूवी तो ऊपर ही ट्रैप हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। अल्ट्रावायलेट स्ट्रेटोस्फेयर में ही ज़्यादा ट्रैप हो जा रही है, नीचे आने पर आईआर ही पहुंच रही है, मेन आईआर और विजिबल लाइट। तो यूवी का ट्रोपोस्फेयर की हीटिंग में कोई ज़्यादा रोल आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर यूवी कंपोनेंट कम है इसमें नीचे, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट में इंसिडेंट आईआर जब आएगा तो ओजोन भी उसको नहीं रोक पा रहा, और ये जो ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पर, ये भी इसको नहीं रोक पा रहा। जितना आईआर आया कुछ हिस्सा अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया ताकि हमारे सरफेस टेम्परेचर को लिवेबल बनाए रखे, मॉडरेट बनाए रखे, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया। कुछ रिफ्लेक्टेड आईआर। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा, अब रिफ्लेक्ट होने पर एब्जॉर्प्शन होगा। आईआर का जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि अर्थ ने जब इंसिडेंट आईआर को एब्जॉर्ब किया, अब एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी एनर्जी कम हो गई। रिफ्लेक्ट होते समय अब ये वीक हो गई है। एब्जॉर्ब होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के समय अब ये वीक हो गई है। तो पहले तो ग्रीन हाउस गैस भागा भागा आया। उसने कहा कि जब तुम आए थे तो आसानी से पास कर गए थे, अब जाते समय हम तुम्हें ट्रैप करेंगे। जब तुम आए थे तो आसानी से पार कर गए थे, तब हम तुम्हें ट्रैप नहीं कर पाए थे। अब जाते समय हम, क्योंकि तुम वीक हो चुके हो, अब हम तुम्हें ट्रैप करेंगे। तो जाते समय एक तो ट्रैपिंग यहाँ पर होगी, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ट्रैप करेंगी। ट्रैप कैसे करेंगी? ग्रीन हाउस गैस कुछ आईआर को तो एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को री रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ को करेगा एब्जॉर्ब और कुछ को करेगा री रिफ्लेक्ट, वापस नीचे की तरफ भेजेगा। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं कुछ आईआर को एब्जॉर्ब करेंगी। तो जब रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने में ये वीक हो गई है, तो यहाँ पर कुछ आईआर ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ को बाहर भेज देगी और कुछ को वापस री रिफ्लेक्ट करके नीचे भेजेगी। तीन चीजें हैं। रिफ्लेक्शन होने के समय इंफ्रारेड का, कुछ को ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को री रिफ्लेक्ट करके नीचे भेजेगा और कुछ को पार कर देगा, ठीक है। ये वाली जो देखिए क्या है, री रिफ्लेक्टेड आईआर, री रिफ्लेक्टेड आईआर। अब ये बताओ, जितनी बार रिफ्लेक्शन होता जाएगा उतनी ज़्यादा ये रेडिएशन क्या होगी, वीक होने लगेगी। जितनी बार रिफ्लेक्शन होता जाएगा उतनी बार ये रेडिएशन वीक होने लगेगी। क्या अब ये कभी ऊपर जा पाएगी? नहीं, अब ये यहीं पर ट्रैप होकर रह जाएगा। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार ये यही ट्रैप होकर रह जाएगी, अंदर ही बनी रह जाएगी। तो ग्रीन हाउस गैस हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है
री रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और कुछ को बाहर भेज दे रहा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो यहां पर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस यहां पर होगा ये फिनोमेना उतना ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उतना री रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे सराउंडिंग में आईआर की ट्रैपिंग ज्यादा होने लगेगी, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। यही कंसेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, ग्रीन हाउस गैस जो ये हीट को ट्रैप कर रहा है ये तो नेचर में पहले से भी चलता था। जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, पावर प्लांट नहीं थे, ये हीट ट्रैपिंग पहले भी चलती थी। ग्रीन हाउस गैस तो नेचर ने पहले से दे रखा है, जैसे कि वाटर वेपर। वाटर वेपर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है, वो पॉल्यूशन नहीं है। CO2 0.03% नेचर ने पहले से दे रखा है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट नहीं थे तो भी। ठीक है, तो नेचर ने ग्रीन हाउस गैस हमें ऑलरेडी दे रखी थी, जो हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर को, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 13.7 डिग्री मेंटेन कर रहा था, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, एनिमल के लिए जरूरी था। पर हम लोगों ने इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर प्लांट लगा लगा के, नेचर ने इतना दिया था हमने इतना कर दिया। नेचर ने ये नहीं बोला था। नेचर ने कहा कि मैं तुम्हें उतनी ग्रीन हाउस गैस दे रहा हूं जो तुम्हें जीने के लिए चाहिए, जितना तुम्हारे सराउंडिंग में मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। पर ह्यूमन माना नहीं, उसने और बढ़ाता चला गया और बढ़ाता चला गया। तो जितनी हीट ट्रैपिंग होनी थी उससे ज्यादा ट्रैपिंग हो रही है, क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैस को यहां बढ़ाते चले जा रहे हैं और यहां पर आईआर की ट्रैपिंग बढ़ती चली जा रही है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ये पॉइंट समझ आया? अब एक बात बताओ, जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस यहां बढ़ेगी, रिफ्लेक्टेड आईआर को ज्यादा से ज्यादा यही रोक लेगी। रिफ्लेक्टेड आईआर जितना ओजोन के क्षेत्र में पहुंचेगा, ओजोन खुद भी एक ग्रीन हाउस गैस है, यहां पर भी ट्रैपिंग होती है। ओजोन खुद भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी हीट को ट्रैप करता है। पर अगर ग्रीन हाउस गैस ज्यादा होगी और रिफ्लेक्टेड आईआर को ज्यादा यही रोक लेगी, तो ऊपर आईआर रिफ्लेक्टेड वाला कम पहुंचेगा। इधर क्या होने लगेगी, मैंने आपको बताया था पहले भी, ओजोन के होने से ही स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। ये लाइन हमने बताई थी, ओजोन कीप्स स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन कीप्स स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर, ओजोन कीप्स स्ट्रेटोस्फेयर वार्म। हालांकि वार्म होता नहीं है, मैंने लिखवाया था ना, -51 डिग्री से -15 डिग्री तक होता है। -51 डिग्री से -15 डिग्री, सॉरी ऊपर की तरफ, हाँ, -51 डिग्री नीचे की तरफ होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर की तरफ क्या होता है, -15 डिग्री। स्ट्रेटोस्फेयर में आपने टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे पढ़ा था कि जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उसका रीजन मैंने क्या बताया था, ओजोन के होने के कारण। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर का बढ़ना क्या, वो -51 से -15 हुआ, तब भी ठंडा है, तब भी वो ठंडा ही है। पर टेम्परेचर इंक्रीज कर ही क्यों रहा है, कि स्ट्रेटोस्फेयर नीचे की तरफ ठंडा है, ऊपर हल्का हल्का वार्म होना शुरू हो रहा है, -51 डिग्री से -15 डिग्री हो रहा है। तो ये टेम्परेचर राइज हुआ क्यों, ओजोन की वजह से हुआ। तो ओजोन कीप्स स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर राइज। मैं इसको वार्म या कोल्ड लिखने की बजाय लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर को ये बढ़ा रहा है। ओजोन कीप्स स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर राइज। कैसे? बाई ट्रैपिंग इंसिडेंट यूवी। आने वाली यूवी को तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, यूवी ज्यादा से ज्यादा ओजोन में ही एब्जॉर्ब हो गई है, और आईआर को ट्रैप करता है जाते समय, रिफ्लेक्टेड आईआर। तो ओजोन कैसे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, क्योंकि ये ट्रैप कर रहा है आने वाली यूवी और जाने वाली आईआर। ठीक है, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों बढ़ा पा रहा था, क्योंकि वो आने वाली यूवी और जाने वाली आईआर को ट्रैप कर रहा है। यही ओजोन का हीट का सोर्स है, इन्हीं दोनों हीट को ट्रैप कर रहा है। अब ये बताओ, यूवी जो आना है वो तो आएगा, यूवी जो आना है वो यूवी तो आ ही रहा है। मतलब मैं अगर बात करूं कि ओजोन ट्रैपिंग कर रहा है, ओजोन ट्रैपिंग कर रहा है आने वाला यूवी और जाने वाले आईआर की, तो यूवी तो जो आ रहा है वो आ ही रहा है, पर रिफ्लेक्टेड आईआर का लेवल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आईआर रिफ्लेक्टेड वाली नीचे रुक जा रही है,
ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस ह्यूमन एक्टिविटी से बढ़ रही है, हम लोग ज़्यादा इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर प्लांट, गाड़ियाँ, जितना ज़्यादा हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के लेवल को हम ट्रोपोस्फेयर में बढ़ा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड आईआर ट्रोपोस्फेयर के अंदर ज़्यादा रुक रही है, रिफ्लेक्टेड आईआर ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा रुक रही है, ओजोन तक पहुँचते पहुँचते कम हो जा रही है। इसका मतलब ट्रोपोस्फेयर में जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो रिफ्लेक्टेड आईआर को स्ट्रेटोस्फेयर में कम पहुंचा रही है, कम पहुंचने दे रही है। तो रिफ्लेक्टेड आईआर जो ओजोन तक पहुंच रही थी उसका लेवल हो गया कम। नेट हीट जो ओजोन एब्जॉर्ब कर रहा था उसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हीट मिल रही, कम मिल रही है। रिफ्लेक्टेड आईआर ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा रुक रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में कम पहुंच रहा है, तो ओजोन में नेट क्या हो रहा है, कूलिंग की वार्मिंग। यूवी जितना आ रहा है उतना आ रहा है, मतलब अगर इक्वेशन लिखोगे u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मैं आपसे कह रहा हूं कि y कंपोनेंट कम होता जा रहा है, तो नेट क्या हो रहा है, u कम हो रहा है वैल्यू, x जितना आ रहा है उतना आ रहा है कांस्टेंट, और y डिक्रीज कर रहा है, y है रिफ्लेक्टेड आईआर, तो नेट हीट ओजोन में क्या हो रही, कम हो रही है। इसका मतलब जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग ट्रोपोस्फेयर में होगी, जितनी ज्यादा यहां ग्लोबल वार्मिंग होगी, रिफ्लेक्टेड आईआर ट्रैप होगी, उतना रिफ्लेक्टेड आईआर ऊपर पहुंचेगा कम, ओजोन के एरिया में पहुंचेगा कम। और यहाँ पे यूवी तो जो आ रहा है वो आ रहा है, पर रिफ्लेक्टेड आईआर यहाँ कम होता जाएगा, यहाँ ओजोन डिप्लीशन और बढ़ेगा, जितनी कूलिंग होगी उतना ओजोन डैमेज होती जाती है। तो इसका मतलब यहाँ होने वाली ट्रोपोस्फेयर में होने वाली ग्लोबल वार्मिंग सीधे तौर पर तो नहीं, पर रिफ्लेक्टेड आईआर को ट्रैप करने के कारण, ज्यादा रोकने के कारण ऊपर हीट कम पहुंच रही है, ऊपर हीट कम पहुंच रही है, तो यहां पर कूलिंग शुरू हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन करता है, जो मैंने आपको ओजोन के इंट्रोडक्शन में बताया था, यही मैंने आपको ओजोन के इंट्रोडक्शन में बताया था जब अबाउट ओजोन हम पढ़ रहे थे, कि ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन करता है। स्टेटमेंट सही या गलत? ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन कराता है, करेक्ट स्टेटमेंट। और दूसरी बात, अब एक तो ओजोन तक रिफ्लेक्टेड आईआर पहुंच रही है कम, और ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन रिफ्लेक्टेड आईआर को ट्रैप करती है, पर नीचे रुकने के कारण ऊपर रिफ्लेक्टेड आईआर कम पहुंच रही है। और जहां ओजोन में डिप्लीशन है, जहां पर ओजोन में डिप्लीशन होगा, अब मान लो यहां ओजोन डिप्लीट हो गई, तो रिफ्लेक्टेड आईआर जितनी यहां ट्रैप होनी थी वो भी नहीं हो पा रही है और बाहर निकल जा रही है। जितनी आईआर यहां पर ट्रैप होनी थी ओजोन डिप्लीशन के कारण वो भी नहीं रुक रही, वो भी बाहर निकल रही है। तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण रिफ्लेक्टेड आईआर ऊपर पहुंच रही है कम, और अगर ओजोन यहां डिप्लीट हो रखी है तो रुक नहीं रही और बाहर निकल जा रही, और कूलिंग। रिफ्लेक्टेड आईआर ओजोन डिप्लीशन की वजह से भी लॉस होगी, बाहर निकल जाएगी। वो पॉइंट समझ आ रहा है? तो दो इफेक्ट हैं, जितना ग्लोबल वार्मिंग नीचे बढ़ेगा उतना रिफ्लेक्टेड आईआर ऊपर कम होगा, तो रिफ्लेक्टेड आईआर ऊपर पहुंच रहा है कम। दूसरा, अगर ओजोन यहां डिप्लीट हो रखी है, जिस जगह आईआर निकल रही है, ज्यादा ओजोन होगी तो ज्यादा आईआर को रोकेगी, और अगर ओजोन यहां डिप्लीट हो रखी है, ओजोन के मॉलिक्यूल यहां कम है, तो ये बाहर निकलने लगेगी और कूलिंग होगी। तो ओजोन डिप्लीशन और कूलिंग करने लगता है। अब दो कूलिंग की बात आई, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा तो भी स्ट्रेटोस्फेयर में कूलिंग ज्यादा, और स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ओजोन डिप्लीशन हो रखा है तो कूलिंग और ज्यादा, जितनी कूलिंग उतना डिप्लीशन। रिफ्लेक्टेड आईआर यहां ज्यादा रुक रही है, ऊपर कम पहुंच रही है तो भी कूलिंग, और अगर ओजोन के मॉलिक्यूल गायब हैं, डिप्लीशन है, तो जो आ रही है वो भी निकल जा रही है, मतलब गरीबी में आटा गीला। पहले ही रिफ्लेक्टेड आईआर ऊपर कम पहुंच रही है, और अगर डिप्लीशन हो रखा है तो रुक भी नहीं रही, वो भी बाहर निकल जा रही, और कूलिंग। जितनी ज्यादा कूलिंग उतना ओजोन की बर्बादी। क्या ये पॉइंट समझ आया? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग उतना रिफ्लेक्टेड आईआर ऊपर कम, तो कूलिंग होगी, और अगर ओजोन डिप्लीट हो गई है यहां पर, तो जो रिफ्लेक्टेड आईआर पहुंच रहा है वो भी यहां नहीं रुक रहा, वो भी लॉस हो जा रहा है और कूलिंग कर रहा है। डबल इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रिफ्लेक्टेड आईआर कम, और डिप्लीशन के कारण जो आई वो भी बाहर निकल गई और कूलिंग करेगा। जितनी कूलिंग उतना ओजोन की बर्बादी। आगे जब हम ओजोन पढ़ेंगे तो आप देखना कूलिंग की वजह से ही ओजोन बर्बाद हो रही है। ठीक है, अब अगला पॉइंट उल्टा कंसेप्ट देखते हैं कि सर ओजोन लेयर ग्लोबल वार्मिंग कर रही है क्या डिप्लीशन होने पर? तो आप कहोगे सर ओजोन लेयर जब डिप्लीट होगी, यहां ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई,
ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो रिफ्लेक्टेड आईआर स्ट्रेटोस्फेयर से तो बाहर निकल रहा है, ये कूलिंग हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर में। पर यहां पर जो यूवी रेज थी, एब्जॉर्ब यूवी रेज, वो नीचे आने लग रही है। जो यूवी रेडिएशन यहां पर एब्जॉर्ब थी वो नीचे आने लग रही है, उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। वो उतनी सिग्निफिकेंट यूवी अमाउंट नहीं है कि अर्थ के टेम्परेचर को बहुत बढ़ाए, बहुत माइन्यूट इफेक्ट है। पुराने कंसेप्ट में मानते थे कि ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन कर रहा है और ओजोन डिप्लीशन ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कंसेप्ट में। पर ये उल्टा कंसेप्ट जो है सही नहीं है। ओजोन डिप्लीशन ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। अब कई लोगों को लगेगा अरे सर ये तो बात गलत लग रही है, किताब में हमने पढ़ा है। गलत पढ़ा है आपने। आप चाहो तो अभी चेक कर लेना, ओजोन डिप्लीशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, यस और नो। एक आपको नासा का राइटअप मिलेगा, एक यूएस की साइंटिस्ट काउंसिल का डाटा मिलेगा, वो यही थ्योरी बताएंगे आपको कि ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन कर रहा है। पर ओजोन जब डिप्लीट होती है तो रिफ्लेक्टेड आईआर का लॉस हो रहा है, बाहर निकल रही है, और यहां से यूवी नीचे आ तो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में यूवी आ रहा है, पर वो परसेंटेज वाइज या अमाउंट वाइज उतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम कंसिडर करें। वो कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल वार्मिंग में प्ले नहीं कर रहा कि हम उसको ग्लोबल वार्मिंग में कंसिडर कर पाए। पॉइंट समझ आ गया? तो ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन करता है, क्योंकि आईआर को यहां रोक लेता है, ऊपर आईआर को कम कर देता है, तो ऊपर कूलिंग होने लगती है, जिससे ओजोन डैमेज होने लगता है। तो ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन का कारण है, क्योंकि कूलिंग करता है। पर ओजोन डिप्लीशन होने से यूवी नीचे आती तो है, पर वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करे। तो ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन कराएगा इनडायरेक्टली, पर ओजोन डिप्लीशन ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। ये क्लियर पॉइंट दिमाग में रखिए। तो अगर आप नहीं भी सर्च कर पा रहे हो तो राइटअप में टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दूंगा, चाहे तो आप रीड कर लीजिएगा उसको, क्योंकि किताबों में आपको मिलेगा कि ओजोन डिप्लीशन ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। गलत। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा था, गलत आंसर दिया था यूपीएससी ने भी वहां पर। अब आप कहोगे सर इतना कन्विक्शन से कैसे कह सकते हैं? तो जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं उसी का राइटअप मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आप यूपीएससी को चैलेंज भी कर सकते थे उस क्वेश्चन के ऊपर। जो थ्योरी 20 साल पहले है वो थ्योरी आज नहीं चल रही है, काफी रिसर्च आगे बढ़ चुकी है। किताबों में पुराना डाटा लिखा है, वहीं से उठा लिया क्वेश्चन, तो वो आंसर बदल चुके हैं। अब सन के बारे में जो जानकारी 30 साल पहले थी, आज थोड़ी है, वो पूरी थ्योरी बदल चुकी है। तो ये हमें समझ आ गई बात। इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस नाम क्यों दे रहे हैं? हम इनको ब्लू हाउस, ब्लैक हाउस, रेड हाउस क्यों नहीं बोल देते? क्यों हम इनको ग्रीन हाउस कह रहे हैं? हम किसी और नाम से बोल दे। एक्चुअल में क्या था, जो कोल्ड एरियाज हैं, ठंडे इलाके जो हैं, ठंडे इलाकों में ग्लास के बड़े बड़े हाउस बनाए गए जो हीट ट्रैप करने का काम करते थे इसी तरीके से। तो कि ग्लास में डे टाइम में क्या, मान लो ठंडे इलाकों में 5 आवर्स के लिए सनलाइट अवेलेबल है, 5 घंटे के लिए सनलाइट है, तो सोलर रेडिएशन आसानी से ग्लास के अंदर तो आ गई, रिफ्लेक्ट होने के टाइम पर ग्लास ने कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ को रिफ्लेक्ट करके अंदर ट्रैप कर लिया। तो 5 आवर्स के बाद, 5 घंटे के बाद सनलाइट तो नहीं है, पर जो ग्लास हाउस ने हीट को ट्रैप कर रखा है वो 7-8 आवर्स के लिए अवेलेबल हो गई, और उस ग्लास हाउस के अंदर हमने कोई पौधे, सब्जी, इस तरह की चीजें उगा ली। मतलब हीट ट्रैप करने के लिए बनाए गए थे ग्लास हाउसेस ठंडे इलाकों में। क्योंकि ग्लास हाउस हीट को ट्रैप करता था, ग्लास हाउस हीट को ट्रैप करता था और अच्छा था सब्जी वब्जी ग्रो करने के लिए। वही हमने एटमॉस्फेयर में देखा कि एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं, जैसे ग्लास हाउस कर रहा है। एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं, जैसे ग्लास ट्रैप कर रहा था, तो इसको हमने नाम दे दिया ग्रीन हाउस गैस। ये ग्लास से ही वर्ड आया, ग्लास हाउस से ही वर्ड आया, क्योंकि ग्लास हाउस इको फ्रेंडली थे, अच्छे थे हीट को ट्रैप करने के लिए। ग्रीन हाउस उनको बोला गया, कोई ग्रीन कलर नहीं यूज हो रहा है यहाँ, ग्लास हाउस को ग्रीन हाउस बोला था, और वही नाम हमने इन गैसेस को दे दिया। जैसे ग्लास हीट को ट्रैप कर रहा है, वैसे गैस भी हीट को ट्रैप कर रही है। क्लियर है? और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस के द्वारा होने वाली इंफ्रारेड की ट्रैपिंग, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सबके जीने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पर होना बहुत जरूरी है। वो तब भी होता था जब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट नहीं थे। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज्यादा होना बुरा है। ज्यादा होना जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, वो प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पर नहीं होता, यदि मैं आपसे कहूं
कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही नहीं अर्थ पर, नेचर ने हमें कोई ग्रीन हाउस गैस दी ही ना होती, तो अर्थ का टेम्परेचर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना होता है एवरेज, -18 डिग्री के आसपास। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, कोई ग्रीन हाउस गैस नेचर ने दिया ही ना होता, -18 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर होता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बहुत जरूरी है लाइफ के सर्वाइवल के लिए, पर ह्यूमन एक्टिविटी ने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा दिया, इतना ज्यादा कर दिया कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर जा रहा है, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया, ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, वो चिंता का विषय है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का निगेटिव प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है जीने के लिए, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट कई सारे हैं, उसके बिना तो खेती बाड़ी, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन कुछ सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के पॉजिटिव इंपैक्ट तो कई सारे हैं, पर उसका निगेटिव इंपैक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज्यादा होना, यह कराता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म बुरा नहीं है, उसका ज्यादा होना बुरा है। इसमें देख लो, कुछ बनाना है तो बनाओ, फिर हम आगे बढ़ें। कुछ इसमें डाउट है, कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन कहीं पर है तो पूछ लीजिए। अरे रिफ्लेक्टेड आईआर बोल तो रहा हूं ट्रैप होगा। जैसे यहां ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप कर रही हैं, वैसे ओजोन भी हीट को ट्रैप करती है। अब फिर दोबारा यही बना लो वहां पर, मैं बोल तो रहा हूं बार बार यही बात। रिफ्लेक्टेड आईआर जैसे यहां पर ट्रैप हो रही है, वैसे ओजोन भी ट्रैप करती है, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जैसे बाकी ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर रही है, वैसे ये भी ट्रैप करेगा हीट को। पर क्या सबकी हीट ट्रैप करने की क्षमता बराबर होती है? नहीं, कोई ज्यादा ट्रैप करता है, कोई कम ट्रैप करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता या ट्रैप करने की क्षमता सारी गैस की बराबर है क्या? नहीं। CO2 और मीथेन कंपैरिजन करें तो मीथेन की क्षमता ज्यादा होती है। तो यही सब हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ग्रीन हाउस गैस है, ट्रैप करेगा, पर हर गैस की एबिलिटी ट्रैप करने की अलग अलग क्षमता होती है। ये सब आगे आएगा पॉइंट। ठीक है, ये समझ लिया हमने। अगले पॉइंट पर आए। तो जो हमने ग्लोबल वार्मिंग समझाया, देखो ग्लास हाउस की मैं बात कर रहा था, ग्लास हाउस इसी तरह से काम कर रहा है। और ग्लास हाउस का एग्जाम्पल तो आप कार का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। गर्मी के टाइम पे आप कोई केक खरीद के लाए और आपने कार के अंदर रख दिया और कार के सब तरफ से शीशे बंद कर दिए। आपने सोचा मैं भी आऊंगा आधे घंटे बाद तब खाऊंगा, आधे घंटे बाद आप आए, केक मेल्ट कर गया, पिघल गया। तो उसमें भी क्या हुआ, ग्लास था ना, ग्लास विंडो, हीट आसानी से गाड़ी के अंदर आ गई, और जब रिफ्लेक्ट करके वापस निकलनी थी तो ग्लास ने उसको एब्जॉर्ब भी किया और री रिफ्लेक्ट करके गाड़ी के अंदर रिटेन कर दिया, ट्रैप कर दिया। तो गाड़ी के अंदर हीट ट्रैप हो गई है, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। कई बार आप गर्मी में जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलते हो, थोड़ी देर आप बाहर खड़े रहते हो कि ठंडा हो जाए तब बैठूं, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कार का जो एग्जाम्पल है कि कार के अंदर हीटिंग गर्मी में ज़्यादा होने लगती है, दैट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस इफेक्ट। वहां पे भी ग्लास रोल प्ले कर रहा है। उसी तरह से मैंने ये ग्लास हाउस बताया कि इसके अंदर देखो प्लांटेशन सब्जी वब्जी उगा रहे हैं, सनरेज जब आई तो इंफ्रारेड आसानी से आ गया, जाते समय कुछ इंफ्रारेड बाहर निकल गया और कुछ जो है री रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ गया। ये देखो दिखा रहा है, री रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रहा है ये। तो एक ग्लास हाउस को नाम दिया गया था ग्रीन हाउस। फिर आगे जाके एटमॉस्फेयर में गैसेस पता लगी कि वो गैसेस भी ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे ग्लास हाउस की तरह, इसलिए उन गैसेस को भी नाम दे दिया गया ग्रीन हाउस गैस। उन गैसेस को कह दिया गया ग्रीन हाउस गैस। देख लो, इसमें कुछ लिखना बनाना हो तो देख लो, फिर आगे बढ़े। सिंपल फंडा है, सनलाइट आ गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ री रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ गई, कुछ बाहर चली गई। तीन हिस्से हैं, एब्जॉर्प्शन, री रिफ्लेक्ट होकर अंदर और कुछ बाहर। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये देख सकते हैं, जो हमने समझाया है यहां भी लिखी है वही बात। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमने समझाया है ये भी देख सकते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग इज ट्रोपोस्फेरिक phenomena, whereas ozone depletion is stratospheric phenomena. Global warming is tropospheric phenomena, whereas ozone depletion is stratospheric phenomena. ये पहले ही बताया था, ग्लोबल वार्मिंग ट्रोपोस्फेयर में हो रही है, ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग वर्ड कई बार आएगा, मैं शॉर्ट में GW लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली कॉजेज ओजोन डिप्लीशन को शॉर्ट में OD लिख दे रहे हैं। वेयर एज वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा सही नहीं है। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो ग्लोबल वार्मिंग ट्रोपोस्फेरिक फिनोमेना है, जबकि ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फेरिक फिनोमेना है। ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन कराता है, जबकि ओजोन डिप्लीशन ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन कराएगा, पर ओजोन डिप्लीशन इसका उल्टा ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रहा। 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरी बात, ट्रोपोस्फेयर contains various ग्रीन हाउस गैसेस। GHG वर्ड भी बार बार आएगा, ग्रीन हाउस गैस को शॉर्ट में लिख रहे हैं। वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, नेचर ने जो हमें प्रोवाइड की हैं, एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटी से जो आ रही हैं वो भी हैं। ह्यूमन एक्टिविटी वाले को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस नेचुरल भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हैं। एंथ्रोपोजेनिक शब्द का मतलब मैन मेड, जो ह्यूमन एक्टिविटी से आ रही हैं। तो ट्रोपोस्फेयर कंटेन वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस विच ट्रैप्स रिफ्लेक्टेड IR। Troposphere contains various greenhouse gases which traps reflected IR, and this trapping phenomena is known as greenhouse effect. And this trapping phenomena is known as greenhouse इफेक्ट। तो ट्रोपोस्फेयर कंटेन वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस जो रिफ्लेक्टेड IR को ट्रैप करता है, और इस ट्रैपिंग फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपसे कहा ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए, पर इसका ज़्यादा होना प्रॉब्लम है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। यहाँ तक पहले देखो, फिर हम आगे बढ़ें। तो ट्रोपोस्फेयर कंटेन वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस विच ट्रैप रिफ्लेक्टेड IR, एंड दिस ट्रैपिंग फिनोमेना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, और ग्रीन हाउस गैस नेचुरल भी है और एंथ्रोपोजेनिक मैनमेड एक्टिविटी से भी आ रही है। तो नेचुरल वाले को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो ह्यूमन एक्टिविटी वाले को ही रोकेंगे। हम तो प्रयास ये करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी वाले को कैसे कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट it is very much required for the survival of life on earth, but in excess it causes ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ,
पर ज़्यादा होने पर यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ह्यूमैनिटी अर्थ पर झेल रही है इस समय, अर्थक्वेक, सुनामी, युद्ध, भूखमरी, गरीबी, इन सबसे बड़ा चैलेंज जो ह्यूमैनिटी अर्थ पर झेल रही है वो ग्लोबल वार्मिंग है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ नुकसान कर रही है, सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी को जो चैलेंज कर रही है वो ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में किसी भी समस्या से बड़ी समस्या इस समय आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग है। पहले तो लोग मानते ही नहीं थे कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है। कुछ एक्टिविस्ट वगैरह, कुछ संस्थाएं पहले बोलती भी थी तो लोग मानते ही नहीं थे। जैसे अमेरिका में कुछ प्रेसिडेंट वगैरह हुए, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप, वो इकोनॉमी वगैरह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को इतना ध्यान नहीं देते। कई उनकी स्पीचेज ऐसी हैं, पर अब तो ये इस्टेब्लिश हो चुकी है बात कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी कर चुका है और भविष्य के जो रिपोर्ट्स हैं कि आगे जाकर ये होगा वो भी बहुत डराने वाली हैं कि पूरे पूरे कंट्री डूब जाएंगे, ऐसी स्थिति है और बहुत दूर नहीं है समय। कुछ कंट्री हैं, जैसे एक कंट्री का नाम मैं बताऊं, टुवालू एक कंट्री है, 40,000 के आसपास पॉपुलेशन है उस पर। 2035 तक का एक्सपेक्टेशन था कि टुवालू कंट्री ही डूब जाएगा और 2035 का प्रेडिक्शन था 5 to 7 ईयर पहले। अब वो टारगेट और पहले हो गया है कि टुवालू को डूबने का खतरा बना हुआ है। लक्षद्वीप में पराली वन एक आइलैंड डूब गया, 36 आइलैंड लक्षद्वीप में थे, पराली वन सबमर्ज हो गया। और भी खतरा है, किरिबाती एक आइलैंड कंट्री है उसके ऊपर, सोलोमन आइलैंड के ऊपर, मालदीव के ऊपर खतरा, बांग्लादेश के ऊपर खतरा, हमारे मुंबई चेन्नई जैसे सिटी के ऊपर खतरा। तो ग्लोबल वार्मिंग तो लैंड को ही डुबा दे रहा है, तो उस पर जो पॉपुलेशन रहेगी क्या करेगी, माइग्रेट करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी पर छोड़ के उन लोगों को जाना पड़ेगा, रिफ्यूजी की तरह रहेंगे आगे जाकर। और लैंड अगर अर्थ पर श्रिंक करती गई, पूरे अर्थ पर एक पार्ट लैंड है, 3 पार्ट वाटर है, और वो लैंड भी श्रिंक करती चली जाएगी और पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ रही, लोग रहेंगे कहाँ, खाना पीना, युद्ध, ये स्थिति, भुखमरी, बीमारी, महामारी, ये सब और फैलेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। इसीलिए हर जगह क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में भी, मेंस में भी, प्री में भी, हर पेपर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बट इन एक्सेस इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ टेम्परेचर वुड बी कितना होता, अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को 0 कर दें, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ एवरेज टेम्परेचर would be -18 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना -18 डिग्री। यही तो कारण है कि साइंटिस्ट और प्लैनेट्स पे भी लाइफ की पॉसिबिलिटी सर्च कर रहे हैं, जैसे मार्स के ऊपर। आने वाले समय में ये अर्थ तो हमें कम पड़ जाएगी। मैंने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कंसेप्ट पहले चैप्टर में बताया था, तब भी कहा था कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तो ऑलरेडी 2 के आसपास जा चुकी है वैल्यू। ये अर्थ जो है पूरे रिसोर्सेज हमें दे नहीं पा रही, हमारे सर्वाइवल के लिए तो इतना ही कम पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट, अब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव होंगे।
इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किन किन चीज़ों पर क्या प्रभाव डालेगी, अब हमें ये देखना है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किन किन चीज़ों पर क्या पड़ेगा, ये देखना है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव हमें दिखेंगे। पूरी अर्थ पर दो ही आइस शीट बची हुई हैं। मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं। पूरी अर्थ पर आइस शीट दो ही बची हुई हैं और वो भी खतरे में है, वो भी मेल्ट हो रही हैं। ये दो ही आइस शीट हैं दुनिया में। देयर आर टू आइस शीट्स ऑन द वर्ल्ड। एक आइस शीट है अंटार्कटिका वाली, साउथ पोल वाली, और एक आइस शीट है अपने पास ये ग्रीनलैंड वाली, और ये भी मेल्ट होती जा रही हैं। ये दो ही आइस शीट हैं और ये भी मेल्ट हो रही हैं। एक ये वाली आइस शीट और एक इधर अंटार्कटिका वाली। तो आप सोचो, अर्थ पर दो ही मेजर आइस शीट हैं और वो भी खतरे में हैं, वो भी जो है मेल्ट होती जा रही, तेजी से खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, तो दो आइस शीट वर्ल्ड पर, एक अंटार्कटिका वाली और एक ग्रीनलैंड वाली, ये दो आइस शीट हैं और ये भी खतरे में है, ये भी मेल्ट करती जा रही हैं। तो पॉइंट आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या प्रभाव है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव हैं, ये हम देखें। सबसे पहला इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला इम्पैक्ट, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग polar glaciers melting rate increases। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोलर ग्लेशियर्स मेल्टिंग रेट इंक्रीजेस। पोलर ग्लेशियर मेल्टिंग रेट इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, सी लेवल राइज करेगा। सी लेवल इंक्रीज करेगा। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोलर ग्लेशियर की जो मेल्टिंग है वो तेजी से होगी, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो जो कम हाइट पे एरिया होंगे वो सबमर्ज करने लगेंगे। सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग एरियाज। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पोलर ग्लेशियर की मेल्टिंग रेट बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, लो लाइंग एरिया सबमर्ज करने लगेंगे। लो लाइंग एरिया सबमर्ज करेंगे और कोस्टल इरोजन भी बढ़ेगा। जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो लहरें किनारे की मिट्टी को ज़्यादा काटेंगी। समुद्र का जब लेवल बढ़ेगा तो उसकी जो लहरें हैं वो किनारे की मिट्टी को ज़्यादा काटेंगी। या इस पॉइंट को ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, लिंक बैठा पाओगे इससे। तो सी लेवल बढ़ेगा तो किनारे की मिट्टी ज़्यादा कटेगी, कोस्टल इरोजन होगा। कोस्टल इरोजन होगा तो जो कम हाइट पर एरिया है वो डूबेंगे। सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग एरियाज। लोग यहाँ से जब आइलैंड डूबेंगे
तो लॉस ऑफ इकोनॉमी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसकी वजह से लॉस ऑफ इकोनॉमी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ इकोनॉमी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, माइग्रेशन ऑफ पीपुल, माइग्रेशन ऑफ पीपुल, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर ग्लेशियर की मेल्टिंग, पोलर ग्लेशियर की मेल्टिंग बढ़ रही है। ग्रीनलैंड वाले एरिया में भी मेल्ट ज़्यादा हो रहा है, अंटार्कटिका की तरफ भी मेल्ट ज़्यादा हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, कोस्टल एरिया इरोजन बढ़ रहा है, लो लाइंग एरिया डूब रहे हैं, इकोनॉमी का लॉस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस और माइग्रेशन ऑफ पीपुल, लोग भी माइग्रेट करने लगेंगे यहाँ पर। कौन कौन से कंट्री पे सबसे बड़ा खतरा, एग्जाम्पल के तौर पर एक कंट्री है टुवालू, मैप में जरूर देखना, कुछ मैं नाम लिखा रहा हूँ, मैप में जरूर चेक करना। टुवालू, किरिबाती, कौन से ओशियन की तरफ हैं ये सब नाम देखना। सोलोमन आइलैंड्स, मालदीव्स, बांग्लादेश का कुछ एरिया, अपने यहाँ लक्षद्वीप का एरिया, ये सब जो है सबमर्जेंस का खतरा है इनके ऊपर, थ्रेट ऑफ सबमर्जेंस। टुवालू माना जा रहा है कि पहला कंट्री होगा जो ग्लोबल वार्मिंग से डूब जाएगा। ये सब है अंडर थ्रेट ऑफ सबमर्जेंस, इन सबके डूबने का खतरा। टुवालू, किरिबाती, सोलोमन आइलैंड, मालदीव, बांग्लादेश, लक्षद्वीप, इन सब पे डूबने का खतरा। लक्षद्वीप का तो एक आइलैंड पराली वन ऑलरेडी सबमर्ज्ड, लक्षद्वीप का पराली वन आइलैंड ऑलरेडी सबमर्ज्ड, पराली वन पहले ही डूब चुका है। टुवालू कंट्री है जो पहला कंट्री डूबने का जिस पे खतरा है, टुवालू पहला कंट्री होगा, टुवालू जिस पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूबने का खतरा है। एक्सपेक्टेड है कि 2035 तक टुवालू डूबेगा। अब वो जो टारगेट ईयर और पहले शिफ्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग जिस तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का पहला प्रभाव तो ये समझ आया कि पोलर ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, ये सब दिक्कतें। एक प्रॉब्लम और हो रही है इससे, पोलर ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, पोलर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, एक प्रॉब्लम और आ रही है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, पोलर बियर पॉपुलेशन डिक्रीज, पोलर बियर पॉपुलेशन डिक्रीज, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइसबर्ग कम बन रहे हैं यहाँ पर, लेस फॉर्मेशन ऑफ आइसबर्ग, लेस फॉर्मेशन ऑफ आइसबर्ग। अच्छा एक बात बताओ, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो सी का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर जमीन की तरफ बने हैं और वो मेल्ट होंगे तो ओशियन को एडिशनल पानी मिल रहा है। ग्लेशियर जमीन की तरफ बने हैं और वो मेल्ट होंगे और सी में वाटर एक्स्ट्रा आ रहा है,
पर आइसबर्ग, फिजिक्स में पढ़ते थे बचपन में, आइसबर्ग ओशियन के वाटर से ही बने और उसी में मेल्ट हो गए। क्या आइसबर्ग के मेल्ट होने से सी लेवल बढ़ेगा? समुद्र के पानी से ही जो आइसबर्ग बने हैं, क्या वो मेल्ट होकर ओशियन के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं? आइसबर्ग मेल्टिंग से क्या समुद्र का लेवल बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि वो ओशियन के वाटर से ही बने हैं और उसी में मिक्स हो गए। यहां लिख दे रहा हूं मैं, आइसबर्ग मेल्टिंग विल नॉट इंक्रीज सी लेवल। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, पर आइसबर्ग के मेल्ट होने से नहीं। ग्लेशियर अगर मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर लैंड की तरफ है। ग्लेशियर की मेल्टिंग से ओशियन में पानी आएगा तो सी लेवल बढ़ेगा। ग्लेशियर की मेल्टिंग से सी में पानी आएगा, उससे लेवल बढ़ेगा। पर आइसबर्ग सी वाटर से ही बने, उसी में मेल्ट हो गए। आइसबर्ग की मेल्टिंग सी लेवल को नहीं बढ़ा रही है। आइसबर्ग जो होते हैं, पोलर बियर उसको शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है, कि ओशियन में जहां पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं, आइसबर्ग पे जंप करके जाता है, शिकार को पकड़ लेता है। आइसबर्ग वगैरह पे जंप करके शिकार को पकड़ने का काम करता है। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने आइसबर्ग बन रहे थे वो बन नहीं रहे। पोलर बियर आइसबर्ग को यूज करता था एज अ हंटिंग प्लेटफॉर्म। तो खाना तो है, पर शिकार करने के लिए उसको सतह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है जिस पर जंप करके वो शिकार को पकड़ पाए। खाना है पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा शिकार करने के लिए। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, लेस फॉर्मेशन ऑफ आइसबर्ग, पोलर बियर पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू स्टारवेशन और हंगर। भूख से मर रहा है ये। पोलर बियर पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू स्टारवेशन और हंगर बिकॉज polar bear use iceberg as its hunting platform। तो पोलर बियर पॉपुलेशन कम हो रही है स्टारवेशन और भूख के कारण, क्योंकि पोलर बियर आइसबर्ग को इस्तेमाल करता था हंटिंग प्लेटफॉर्म की तरह से, और आइसबर्ग जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। आइसबर्ग की संख्या पहले के मुकाबले कम बन रही है, तो हंटिंग प्लेटफॉर्म इसका लूज होता जा रहा है, जिससे खाना है पर शिकार नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइसबर्ग कम बन रहे हैं, पोलर बियर की पॉपुलेशन कम हो रही है भूख की वजह से, क्योंकि पोलर बियर आइसबर्ग का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था और आइसबर्ग घटते चले जा रहे हैं। पोलर बियर की स्थिति देखो ऐसी है। पहले ये देख लो, लिखना है लिखो, फिर मैं आगे बताऊं। ये नोट करना है तो कर लो, फिर मैं आगे लिखूं। ठीक है, तो पोलर बियर की स्थिति अभी ऐसी है। एक फोटो देखो, आप देखते समझ जाओगे। ये रहा, डिस्कवरी वगैरह पे पोलर बियर देखते थे कैसा दिखता था, और यहाँ देखो हालत कैसी हो गई है। हड्डी हड्डी रह गई है, पैड सब गायब हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट,
और देखो एक दिक्कत क्या आ रही है, अंटार्कटिका पर यह देखा जा रहा है कि एल्गी की ग्रोथ बढ़ने लगी है। अंटार्कटिका पर एल्गी की ग्रोथ, यह भी कुछ समय पहले की न्यूज़ थी। ग्रीन एल्गी ग्रोथ इंक्रीजेस एट अंटार्कटिका। तो हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि अंटार्कटिका में एल्गी की ग्रोथ बढ़ रही है। अब साइंटिस्टों ने यह देख के सर पकड़ लिया कि यह तो बड़ी चिंता का विषय है कि जितना एल्गी ग्रो करता था उससे ज़्यादा एल्गी ग्रो कर रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर मॉडरेट हो रहा है। जितना टेम्परेचर माइनस था उसकी तुलना में यहाँ गर्मी बढ़ रही है, एल्गी की ग्रोथ बढ़ रही है। एल्गी जब ग्रो करेगा तो फिर एल्गी को खाने वाले आ जाएंगे, फिर जो उनको खाते हैं वो आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर लग रहा है कि एक फूड चेन की शुरुआत होने वाली है। लग रहा है कि इस एरिया में एक फूड चेन की शुरुआत होने वाली है। जबकि ये वाला एरिया बहुत ज़रूरी है कि बर्फ शीट बनी रहे। ग्लेशियर कितना सारा पानी का सोर्स है, अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो एल्गी का यहाँ पर तेज़ी से ग्रो करना, ये इस बात की शुरुआत को दिखा रहा है कि आगे जाकर हो सकता है यहाँ पर एक फूड चेन शुरू हो जाए और यहाँ पर एक फॉरेस्ट एरिया ग्रो कर जाए आने वाले समय में। आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ग्रो करने लगे। अब अगर ग्लेशियर मेल्ट होकर अंटार्कटिका में पता लगा कि आप 100 साल बाद जा रहे हैं और घने जंगल ग्रो कर गए, और दो ही आइस शीट अर्थ पर, ग्रीनलैंड अंटार्कटिका, दो ही आइस शीट बची, दोनों अगर मेल्ट हो गई तो सी का लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि अच्छा खासा एरिया डूब जाएगा। जो मैंने आपको बताया, कई कंट्री, कई आइलैंड, अपने कुछ सिटी, ये सब डूब जाएंगे। पॉइंट समझ आ गया? आगे बढ़ें। तो ये इस बात का खतरा है कि अंटार्कटिका पर कोई फूड चेन की शुरुआत ना हो जाए, कहीं यहाँ फॉरेस्ट वगैरह ग्रो ना करने लग जाए। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थर्मल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, थर्मल पॉल्यूशन, या थर्मल पॉल्यूशन के बजाय मैं लिख देता हूं कि ओशियन टेम्परेचर राइजेस। थर्मल पॉल्यूशन में जो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ओशियन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओशियन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी वाटर बॉडी की कम हो जाएगी। ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी डिक्रीजेस। तो ग्लोबल वार्मिंग ओशियन टेम्परेचर को भी बढ़ा रही है, जिससे ऑक्सीजन होल्ड करने की क्षमता वाटर बॉडी की कम हो जाएगी। इफ ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस बियॉन्ड वन लिमिट, then dead zone formation will occur. Dead zone formation will occur. अभी आपने एक न्यूज़ देखी थी कुछ दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया में लोग सो के उठे और मैंने बताया भी था कि बहुत सारी मछलियां मरी हुई पाई, पूरे शहर में स्मेल फैल गई और लोगों ने सुबह उठ के देखा तो कोस्टल एरिया में बहुत सारी मछलियां मरी हुई पाई गई। क्या रीज़न दिया था? कि ओशियन का पानी जो है गर्म हो गया, हीट वेव चल रही है, ओशियन का पानी भी गर्म हो गया, और ऑक्सीजन का पानी जब गर्म हो गया तो ऑक्सीजन होल्ड करने की क्षमता कम हो गई। कुछ हिस्से में ऑक्सीजन का लेवल इतना नीचे चला गया कि कोई लाइफ ही सर्वाइव नहीं कर पा रही। डेड जोन टाइप का एरिया बन गया। एक डेड जोन अरेबियन सी की तरफ भी बन चुकी है। अरेबियन सी का जो अपना एरिया है, अरब सागर, वहां भी डेड जोन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब डेड जोन अगर बन जाएगी, मछलियां नहीं मिलेंगी वहां, तो जो लोग इकोनॉमिक जोन की चल रही है, जो उनका लिवलीहुड है, आजीविका जो चल रही है, मछुआरे लोग जो हैं, वो अफेक्ट हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो ऑक्सीजन होल्ड करने की क्षमता कम हो रही है। अगर ये ऑक्सीजन एक लेवल के नीचे चला गया तो डेड जोन फॉर्मेशन विल अकर।
डेड जोन फॉर्मेशन से क्या होगा? डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ फिशेस, कोरल रीफ, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये सब जो है कम होने लगेंगे। एग्जाम्पल, in past several years large dead zone area is formed in अरेबियन सी रीजन। अरब सागर में भी एक बड़ा डेड जोन एरिया डेवलप हो चुका है इन अरेबियन सी रीजन। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखो इस पर भी है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर ओशन की हीटिंग होने की वजह से ऑक्सीजन होल्ड करने की क्षमता कम होने लगेगी, डेड जोन बनने लगेगा। डेड जोन जहां पर बनेगा तो लिविंग चीजें वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा, लिविंग चीजों की पॉपुलेशन वहां पर घटती चली जाएगी। और पिछले कुछ साल में बड़ा डेड जोन एरिया बन चुका है अरब सागर के क्षेत्र में। तो लोगों का जो लिवलीहुड है, जो मछुआरे वगैरह वहां पर है, उनकी आजीविका इससे प्रभावित भी हो रही है। उनकी जो आजीविका है, लिवलीहुड है, वो प्रभावित हो रहा है। एक शब्द मैं अलग से यहां लिख दे रहा हूं, थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन ओशियन की अगर हीटिंग हो रही है या रिवर की हीटिंग हो रही है वो भी थर्मल पॉल्यूशन है, पर अगर कूलिंग हो रही है तो भी थर्मल पॉल्यूशन है। सडन इंक्रीज और डिक्रीज, सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ water bodies like rivers, oceans, ponds, lakes. It also causes loss of biodiversity. भाई जो जहाँ रहता है, जिस टेम्परेचर में, टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना दोनों खतरनाक है। It also causes loss of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी। तो थर्मल पॉल्यूशन क्या है? सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। थर्मल पॉल्यूशन को कई बार हम टेम्परेचर इंक्रीज से समझ लेते हैं, पर इंक्रीज डिक्रीज दोनों। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी थर्मल पॉल्यूशन है, घट रहा है तो भी थर्मल पॉल्यूशन है। बहुत ठंडा पानी हो जाए तो भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बहुत गर्म पानी हो जाए तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मतलब जो जहां रहता है वो उतने ही टेम्परेचर में रहना चाहता है। टेम्परेचर का ज्यादा बढ़ना या ज्यादा कम होना दोनों खतरनाक है। टेम्परेचर का ज्यादा बढ़ना या ज्यादा कम होना दोनों खतरनाक है, ठीक है। तो थर्मल पॉल्यूशन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज किसी वाटर बॉडी के टेम्परेचर में, रिवर, ओशन, पॉन्ड, लेक, ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग थर्मल पॉल्यूशन करा सकती है? टेम्परेचर बढ़ने वाला, ग्लोबल वार्मिंग से ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो थर्मल पॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ता भी है, घटता भी है। तो जो बढ़ने वाला थर्मल पॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग वो कर रहा है। ओशियन का टेम्परेचर बढ़ा, ये भी तो थर्मल पॉल्यूशन है। तो ग्लोबल वार्मिंग ओशियन का टेम्परेचर को बढ़ा रही है, ये भी थर्मल पॉल्यूशन की कैटेगरी है। किसी और जगह से ठंडा पानी वाटर बॉडी में आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग से तो नहीं हो रहा, किसी और जगह से ठंडा पानी वाटर बॉडी को मिल जाए, ये भी थर्मल पॉल्यूशन है। हाँ, अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ठंडा पानी मिल जाएगा। ग्लेशियर मेल्ट अगर होगा तो ठंडा पानी भी ओशन को जाएगा, तो भी थर्मल पॉल्यूशन है। तो ग्लोबल वार्मिंग थर्मल पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। वाटर बॉडी को कहीं कहीं ठंडा पानी भी मिल रहा है, कहीं कहीं वाटर बॉडी की हीटिंग भी हो रही है। पॉइंट समझ आ गया? जहां ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ठंडा पानी ओशन को जा रहा है, वो भी थर्मल पॉल्यूशन है। और कहीं कहीं पे वाटर हीटिंग हो रही है, वो भी थर्मल पॉल्यूशन है। तो थर्मल पॉल्यूशन में खाली टेम्परेचर बढ़ना नहीं, बढ़ना घटना दोनों इसका पार्ट है।
बढ़ेगा तो भी थर्मल पॉल्यूशन, घटेगा तो भी थर्मल पॉल्यूशन। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर वाले एरिया में बिल्कुल ठंडा पानी ग्लेशियर का ओशियन में आएगा तो घटेगा भी, कहीं कहीं पर घटेगा भी। तो आप यहां पर थर्मल पॉल्यूशन वर्ड अगर आए कि ग्लोबल वार्मिंग थर्मल पॉल्यूशन कराता है क्या, टीपी वर्ड लिख दे रहा हूं मैं, तो गलत मत करिएगा। ग्लेशियर का पानी ठंडा है, ओशियन में जा रहा है, वो भी थर्मल पॉल्यूशन है, और ग्लोबल वार्मिंग वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, ये भी थर्मल पॉल्यूशन है। यदि ये वर्ड आ जाए तब भी ठीक है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग थर्मल पॉल्यूशन कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ग्लेशियर का पानी ओशन में जा रहा है, टेम्परेचर घटा रहा है, सीधे सीधे वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही थर्मल पॉल्यूशन कैटेगरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो कॉजेस ओशियन एसिडिफिकेशन। ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो कॉजेस ओशियन एसिडिफिकेशन, ये वर्ड तो पहले ही बता चुका हूं मैं। एक एग्जाम्पल, जैसे एटमॉस्फेयर में तो कई सारी गैसेस हैं, CO2 काफ़ी रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग कराने में। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 जो एयर में बढ़ रही है वो सी वाटर से भी तो रिएक्ट करेगी, सी वाटर से रिएक्ट करेगी, तो कार्बोनिक एसिड है ये, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है पर एसिड है। तो जितना ज़्यादा CO2 वगैरह बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, वो सी वाटर से भी तो रिएक्ट करेगा, तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये वीक एसिड है पर है एसिड। तो ओशियन का पीएच वैल्यू क्या हो गया है, ओशियन का पीएच वैल्यू, मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि ओशियन एसिडिक होने की दिशा में बढ़ रहा है, अभी एसिडिक हुआ तो नहीं है। ओशियन का पीएच वैल्यू 8.2 से 8.1 हो चुका है प्रेजेंटली, 8.1, और बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट वाज 8.2। तो क्या ओशियन पर भी ग्लोबल वार्मिंग ने प्रभाव डाला है? हीटिंग तो की है, उसके अलावा ओशियन को एसिडिक होने की दिशा में ले जा रहा है। अभी ओशियन एसिडिक हुआ नहीं है पर एसिडिक होने की तरफ बढ़ रहा है। 7 के नीचे जब आ जाएगा तब एसिडिक हो जाएगा। 7 क्या होता है? न्यूट्रल। 7 होता है न्यूट्रल। 7 के नीचे अगर पीएच आ गया तब आप कहोगे एसिडिक हो गया। पहले बता चुका हूं मैं ये पॉइंट। 7 है न्यूट्रल, 7 के ऊपर है एल्कलाइन या बेसिक, और 7 के नीचे है एसिडिक। तो 8.2 से 8.1 हुआ है, 8.2 से 8.1 पर आ चुका है, अभी एसिडिक हुआ नहीं है। 7 के नीचे अगर आ गया तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग के कई इंपैक्ट हैं, सारे इंपैक्ट हमें समझने हैं, क्वेश्चन कहीं से ही पूछ लेगा। अगला इंपैक्ट हम देखते हैं अपने यहाँ इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं जरा। पहले ये देख लो, कंप्लीट है। कामेश्वर सिंह का क्वेश्चन है कि इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूरा लिस्ट लिख दिए हो। जब मैंने स्टार्ट किया था कामेश्वर तो मैंने ये बोला है क्या कि सारे सब्जेक्ट में 5-6 महीने तक पूरी लिस्ट बना के दिया हूँ। मैंने कहा था पहला सब्जेक्ट इन्वायरमेंट शुरू कर रहा हूँ, वो खत्म होगा फिर अगला बताऊंगा। उससे पहले ही मैंने जीके करंट अफेयर अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो मैं अपने टाइम जैसे से अलाउ करेगा वैसे वैसे शुरू करूंगा। आपने तो पूरी लिस्ट बना के रख ली। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो मेरी वेबसाइट है arohanedu.com, AAROHAN, arohanedu.com, वो एक्टिव हो चुकी है वेबसाइट। उसमें कैटेगरी बना रखी है, सिविल सर्विसेज की अलग, ईएस की अलग, एसएससी स्टेट अलग। सिविल सर्विसेज के लिए सिविल्स के लेवल पर 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता रहा हूं। उसमें एक साइंस टेक, दूसरा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, तीसरा है जीके करंट अफेयर। अगर सिविल सर्विसेज के लेवल का पूरा पूरा कहोगे तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट, साइंस टेक एंड करंट अफेयर, 3 चीजें मैं पढ़ाता हूं। बाकी एग्जाम के लिए, स्टेट के लिए, एसएससी के लिए मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब भी पढ़ा रखे हैं। वो नोट्स अनअकैडमी उस पर आरोहन वाली वेबसाइट पे नोट्स सारे पड़े हुए हैं, सारे नोट्स पड़े हुए हैं। पर सिविल्स के मतलब का साइंस टेक, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जीके करंट अफेयर वो पूरा पूरा काम आ जाएगा।
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अदर एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाया है, वो स्टेट पीसीएस तक काम आ जाएगी, एसएससी में और स्टेट पीसीएस में काम आ जाएगी। उन नोट्स को सिविल के लिए तुम पढ़ना चाहो तो फंडामेंटल के लिए पढ़ सकते हो, पर वो तुमको मेंस में हेल्प करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एसएससी बैच के नोट्स हैं। हालांकि मैंने स्टेट पीसीएस तक ध्यान रख के उसको पढ़ाया हुआ है। सिविल्स में फंडामेंटल पढ़ने में तुम्हें हेल्प कर देगा, क्वेश्चन आ भी जाएंगे एग्जाम में, पर मैंने बाकी सब्जेक्ट को सिविल्स में ध्यान रख के नहीं पढ़ाया, क्योंकि एसएससी बैच के नोट्स हैं। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। और जो नए बच्चे हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, एक स्ट्रेटजी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक वीडियो सिविल सर्विसेज का है, एक वीडियो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, एक एसएससी, जेई, सीजीएल, स्टेट का है। स्ट्रेटजी वीडियो में चले जाइए, 3 प्लेलिस्ट हैं, सिविल्स की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की और जेई सीजीएल वाली। अब बार बार बच्चे वही चीज़ रिपीट करवा रहे हैं जो ऑलरेडी मैं उस स्ट्रेटजी वीडियो में बोल चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में निकाल लो, पूरा 1.5-2 घंटे का डिस्कशन हो चुके हैं इसके ऊपर। एक एक बच्चा अलग अलग पूछेगा तो बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा और क्लास भी इंटरप्ट कर रहे हो आप। कई लोगों के मैसेज 2-3 दिन में इसी बारे में आए हैं, जबकि स्ट्रेटजी वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये मैंने कई लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप करके भेजा है। अब एक एक को तो नहीं पॉसिबल है। यहाँ फिलहाल मैं अभी ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद जीके करंट अफेयर हो गया, वो भी आपके सिविल्स के मतलब का रहेगा। उसके बाद जब मैं हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह यहाँ पर कराऊंगा और सिविल्स के बैच को ध्यान में रख के कराऊंगा तो फिर ज़्यादा कराऊंगा, या हो सकता है कि सिविल से ज़्यादा बाकी एग्जाम की डिमांड रहे तो उसके हिसाब से कराऊंगा। वो भी पहले से प्लान नहीं किया मैंने। अभी फिलहाल इकोलॉजी एनवायरनमेंट और जीके करंट अफेयर, ये दोनों सब्जेक्ट हर एग्जाम के लिए कॉमन है, उनको पहले कर रहा हूँ मैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर एसएससी के लिए है कि नहीं, ईएस के लिए है कि नहीं, ये सबके लिए कॉमन है, एज इट इज पूरा पढ़ना है सबको। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले में केवल 2nd चैप्टर कम पढ़ना है, बाकी सारा कॉमन है। ये एसएससी के नोट्स उठाओगे तब भी एनवायरनमेंट मैंने, बल्कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। ईएस में भी देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा करा रहा हूँ उसको। तो आप ये कंफ्यूजन मत लाइए, ये सारे एग्जाम के लिए एनवायरनमेंट कॉमन है। जीके करंट अफेयर कराऊंगा तो भी डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि पेपर का लेवल भी धीरे धीरे इंप्रूव ही कर रहा है सब जगह। अगला पॉइंट, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब अगला इंपैक्ट, एक हमने अभी पोलर ग्लेशियर की बात कर ली, ओशियन एसिडिफिकेशन की हमने बात कर ली, उसके बाद हमने आपको पोलर बियर की कंडीशन बता दी। पोलर बियर और पेंगुइन, एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में एक बार कि बताया था मैंने कि पोलर बियर पेंगुइन को क्यों नहीं खाता। पोलर बियर यहाँ है नॉर्थ पोल पे, पेंगुइन यहाँ है। ये क्वेश्चन शुरू क्लास में बताया हुआ है। पोलर बियर नॉर्थ पोल पे पाया जाता है, पेंगुइन साउथ पोल पे पाया जाता है, तो कैसे खा लेगा, दोनों अलग अलग एरिया में है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग इंक्रीज। अब अगला इंपैक्ट है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग इंक्रीज। अब हिमालय में जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, कहीं कहीं हिमालय में बड़े ग्लेशियर हैं, कहीं छोटे ग्लेशियर हैं। तो हिमालय के जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो उससे नदियां निकल रही हैं। इंडिया में 2 तरह का रिवर सिस्टम चलता है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर में जो वाटर का सोर्स है वो ग्लेशियर की मेल्टिंग है। हिमालयन रिवर जो आती है, इंडस, चेनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इसके अलावा आपका ये जो ऊपर जितनी नदियां हैं आपकी, झेलम, ये सब ऊपर जितनी नदियां हैं सब हिमालय के ग्लेशियर मेल्टिंग से आ रही हैं। तो हिमालय में कहीं तो बड़े ग्लेशियर हैं, कहीं छोटे ग्लेशियर हैं। तो जहां बड़े ग्लेशियर की मेल्टिंग होगी साल दर साल ग्लोबल वार्मिंग से, रिवर में वाटर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, रिवर में वाटर ज़्यादा पास होगा। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग इंक्रीज, मोर वाटर डिस्चार्ज इनटू द रिवर। वहां मेल्टिंग से जो नदियां निकली हैं, मोर वाटर डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स, नदियों में पानी बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयन ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, नदियों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, वहां से जो नदियां निकली हैं उनमें वाटर बढ़ रहा है। आप इन एरिया में हिमालयन रिवर को देखोगे तो एक तो उनकी स्पीड बहुत तेज है, स्लोप है ना, पहाड़ी इलाके में स्लोप है, तो रिवर की स्पीड बहुत तेज और उसमें वाटर भी बढ़ रहा है। रिवर की स्पीड बहुत तेज और पानी का वॉल्यूम ज़्यादा, तो किनारे की मिट्टी को काटेगी तेजी से, किनारे की मिट्टी को तेजी से काटेगी। तो इंक्रीज इन सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज,
एंड इट कॉजेज लैंडस्लाइड। अगर मिट्टी की कटान ज़्यादा होगी तो लैंडस्लाइड आ जाएगा, लैंडस्लाइड्स। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयन ग्लेशियर की मेल्टिंग बढ़ रही है, नदियों में पानी ज़्यादा आ रहा है और नदियों की स्पीड बहुत ज़्यादा और वॉल्यूम ज़्यादा, पानी ज़्यादा आ रहा है तो किनारे की मिट्टी को ज़्यादा काटेगी। किनारे की मिट्टी को ज़्यादा काटेगी तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होंगे, और अगर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का एक टुकड़ा नदी में गिरा, तो कई बार वो नदी के पाथ को इंटरप्ट कर देता है और रिवर अपने पाथ से किनारे बहने लगती है, फ्लड आ जाता है किनारे पर। अगर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ तो रिवर के पाथ को इंटरप्ट कर देता है, रिवर किनारे की तरफ बहने लगेगी, फ्लड आ जाएगा। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग इंक्रीज, ज़्यादा पानी नदियों में आ रहा है, इरोजन बढ़ रहा है, इट कॉजेज लैंडस्लाइड्स, मोर फ्लड्स ऑल्सो। मोर फ्लड्स ऑल्सो, हिली एरिया में फ्लड भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लैंडस्लाइड जब होगा रिवर के पाथ को इंटरप्ट करेगा, रिवर किनारे बहने लगेगी। मोर फ्लड्स ऑल्सो। अब ये नदियाँ पहाड़ से जब प्लेन एरिया में आएंगी, जैसे गंगा जब प्लेन एरिया में आ रही है, तो हिली एरिया में तो स्पीड बहुत तेज है, अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी सब बहा ले जा रही है। पर जब वो प्लेन एरिया में आएगी तो प्लेन एरिया में अब उसके पास स्पीड नहीं है, अपने साथ जो वो वेट कैरी कर रही है, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, पेबल्स, मिट्टी, वो किनारे पर जब प्लेन एरिया में आएगी तो स्पीड नहीं है, वो उसको छोड़ते जाएगी पीछे, स्पीड कम होने के कारण वो उसको छोड़ते जाएगी। तो when these rivers enter into plain regions, when these rivers enter into plain region, more silt deposition, and पेबल्स, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, डिपोजिशन एट द रिवर बेड एंड ऑन द रिवर बैंक। तो होगा क्या, ये नदी जब प्लेन एरिया में एंटर करेंगी तो मिट्टी, सिल्ट, गाद, ज़्यादा सिल्ट जमा होगा, पेबल्स, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, ये जमा होने लगेंगे रिवर के किनारे और रिवर के नीचे भी। रिवर के किनारे पर भी आपको ये नजर आएंगे बड़े बड़े पत्थर, और रिवर के नीचे भी ये जमा होने लगेंगे। तो मोर सिल्ट डिपोजिशन क्या करेगा, इट डिक्रीजेस रिवर डेप्थ, सो इट डिक्रीजेस रिवर डेप्थ। रिवर की जो नेचुरल गहराई थी उसको कम कर दिया। इट डिक्रीजेस रिवर डेप्थ एंड इट कॉजेस फ्लड्स, या एज अ रिजल्ट फ्लड्स अकर, कि रिवर की गहराई कम होते जा रही है एंड एज अ रिजल्ट फ्लड्स अकर। एग्जाम्पल, कोसी रिवर बिहार की यही प्रॉब्लम है। कोसी नेपाल से आ रही है तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब ले आ रही है, पर जब वो बिहार में आ रही है तब प्लेन एरिया है, वहाँ उसके पास उतना फ्लो, उतनी स्पीड है नहीं, तो ये रिवर की गहराई साल दर साल कम होते जा रही है। तो कोसी रिवर इन बिहार, उसकी गहराई साल दर साल कम हो रही है और ऊपर से वाटर और आता जा रहा है। तो रिवर की वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी अगर कम हो जाएगी तो फ्लड तो आएगा। रिवर की डेप्थ अगर कम हो जाए, वाटर को रिटेन करने की क्षमता कम हो जाए तो बाढ़ तो आएगी। कोसी की समस्या यही है। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग इंक्रीज, ज़्यादा सिल्ट जमा हो रहा है नदियों में, हिली एरिया में से तो आ जा रहा है, प्लेन एरिया में ज़्यादा जमा हो रहा है और रिवर की डेप्थ कम होने लग रही है और ऊपर से पानी आता जा रहा है। रिवर की गहराई कम अगर होने लगेगी, रिवर उतना वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी जितना पानी पीछे से आता जा रहा है, तो क्या होगा, फ्लड आएगा आसपास में। कोसी रिवर की समस्या यही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लड को कंट्रोल करने के हमारे पास क्या तरीके हैं। एक तरीका है गाद प्रबंधन नीति, सिल्ट मैनेजमेंट करना,
टाइम टाइम पर हमें सिल्ट की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जिससे रिवर की नेचुरल डेप्थ बनी रहे और वो पानी को होल्ड कर सके। दूसरा, रिवर के किनारे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा, चेक डैम्स बनाए जाएं। चौथा, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और लॉन्ग टर्म विजन देखें तो ग्रीन हाउस गैस का लेवल घटाने पे प्रयास करना होगा, जिससे ग्लेशियर मेल्टिंग कम हो। ये लॉन्ग टर्म विजन है। और कंसेप्ट क्या हो सकते हैं? बाढ़ तो इंडिया में कई जगह आती है, तो एक प्रोजेक्ट भी है इंटरलिंकिंग। कई नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी है ही नहीं, सूखा पड़ता है। कई नदियां ऐसी हैं जिनमें बाढ़ आती है। तो क्या कंसेप्ट था? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। यदि इंटरलिंकिंग कर देंगे तो जहां सूखा पड़ रहा है वहां पानी मिल जाएगा, जहां बाढ़ आ रही है वहां से पानी निकल जाएगा। जैसे 2016 में एक पॉइंट पे आंध्रा ने कृष्णा गोदावरी को लिंक किया। उसके अलावा कई हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, केन बेतवा लिंक। उसके अलावा कृष्णा ये कावेरी गोदावरी लिंक प्रपोजल है। तो इंटरलिंकिंग तो कई नदियों पे चल रहा है काम। ठीक है, तो ये जो हमने सेकंड रीजन पढ़ा है, सेकंड प्रॉब्लम पढ़ी है, तो हमारे पास क्या मेजर्स हैं? फ्लड कंट्रोल मेजर्स। फ्लड कंट्रोल मेजर्स तो हमें बनानी होगी। जहां पर बाढ़ का कारण रिवर की डेप्थ कम होने की वजह से हो रहा है, वहां पर आपको बनानी पड़ेगी सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, मतलब गाद प्रबंधन नीति। तो जहां पर सिल्ट, रिवर की डेप्थ कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर सिल्ट को टाइमली क्लीन किया जाए, सिल्ट मैनेजमेंट किया जाए, जिससे रिवर वाटर को होल्ड कर सके। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ रिवर साइड वेटलैंड्स। बाढ़ आने की स्थिति में वेटलैंड काफी पानी को होल्ड कर लेता है। तीसरा, प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। उसके अलावा चेक डैम्स बनाए जाएं, बहुत बड़े डैम तो नहीं पर चेक डैम्स वगैरह बनाए जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो डिक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को घटाया जाए। प्रमोशन ऑफ क्लीन फ्यूल्स। लॉन्ग टर्म विजन देखें तो प्रमोशन ऑफ क्लीन फ्यूल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो बढ़ा रहे हैं वो भविष्य में ग्रीन हाउस गैस में कमी लाएगा। तो लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो ये भी जरूरी है। तो सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, रिवर साइड वेटलैंड को बचाना, प्लांटेशन करना, चेक डैम्स बनाना, ग्रीन हाउस गैस के लेवल को कम करना। क्लीन फ्यूल को बढ़ाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस कम होगा, लंबे समय में इस चीज से हम छुटकारा पा पाएंगे। उसके अलावा रिवर इंटरलिंकिंग मैंने बताया, एक कंसेप्ट रिवर इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं फ्लड के प्रभाव को कम करने के लिए। सिल्ट मैनेजमेंट मतलब टाइम टाइम पे सिल्ट को क्लीन करना। इंटरलिंकिंग से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा, एनवायरनमेंट का कंसर्न है इसके ऊपर। इंटरलिंकिंग वाले में एनवायरनमेंट के लोग जो हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, इंटरलिंकिंग करने में कई एरिया जो है वो डैमेज हो रहा है। तो ये हिसाब किताब लगाना जरूरी है कि इंटरलिंकिंग से नेट हमें फायदा हो रहा है या जिस कॉस्ट पर हम इंटरलिंकिंग कर रहे हैं अल्टीमेटली वो हमें नुकसान दे रही है। इंटरलिंकिंग कंसेप्ट एक तरफ सोचा गया पर उसके नुकसान भी हैं। जब आप इंटरलिंकिंग करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, बनाओगे उसमें कुछ, जब उसका डेवलप करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बायोडाइवर्सिटी जो पड़ेगी रास्ते में उसके लिए भी हार्मफुल है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इंटरलिंकिंग कंसेप्ट है, देखो जो भी चीज आप कर रहे हो फायदे नुकसान दोनों, तो इंटरलिंकिंग जो है वो नुकसान भी कर रही है। इसके ऊपर भी एक एंगल है, एनवायरनमेंट कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को डैमेज भी कर रहा है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का एग्जाम्पल कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी लिंक आंध्र प्रदेश ने 2016 में कराया था एक हिस्से में, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा केन बेतवा लिंक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एमपी यूपी, केन बेतवा लिंक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट।
कावेरी गोदावरी, कई सारे हैं, पूरी लिस्ट है, निकाल के कॉपी पे चिपका लेना इसको। कावेरी गोदावरी लिंक, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, तो ये कुछ इंटरलिंकिंग वाले प्रोजेक्ट। केन बेतवा कहाँ, एमपी एंड यूपी। क्लीन फ्यूल की जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें हाइड्रोजन फ्यूल भी आ गया, और ग्रीन हाउस गैस को जब मैं कम करने की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए। ग्रीन हाउस गैस की जब मैं बात कर रहा हूँ कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी बन रही हो कोयले से, तो कोयला तो बहुत कम कर चुके हैं हम। पहले 70% हमारा प्रोडक्शन कोयले से होता था थर्मल का, आज की डेट में 57% के आसपास है। रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बना रहे हैं, सोलर विंड ये सब। आपने जो कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी नुकसान है, तो आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट का जनरेशन 70% से हम लोग 57% के आ चुके हैं, कम कर दिए हैं। सोलर और विंड वगैरह से हम लोग जनरेशन ज़्यादा कर रहे हैं इस समय, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी टॉपिक में लिखाऊंगा मैं अभी जनरेशन हमारा कितना है किससे। चलो ये कंप्लीट। ये मैंने फ्लड कंट्रोल मेजर की बात की। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्लड नुकसान तो बहुत करता है, क्या फ्लड का कोई बेनिफिट भी है? फ्लड का कोई बेनिफिट है? फ्लड नुकसान तो बहुत करता है। फ्लड में कहीं कहीं देखो, जहां से वाटर बहकर आ रहा है वहां से तो न्यूट्रिएंट का लॉस करा रहा है, जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है बाढ़ में वहां पर न्यूट्रिएंट जमा कर दे रहा है। बाढ़ में क्या होता है, कहीं से पानी बहकर आ रहा है, कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं से बहकर आया कहीं पर इकट्ठा हुआ, जहां इकट्ठा हुआ वहां न्यूट्रिएंट वगैरह जमा होने के कारण सॉइल फर्टिलिटी कहीं कहीं बढ़ जाती है, चावल की खेती के लिए अच्छा होता है। आफ्टर फ्लड्स soil become more suitable for paddy crops। पैडी मतलब धान, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाढ़ आना चाहिए, बाढ़ नुकसान ज़्यादा कर रही है। केवल पैडी फील्ड के लिए, धान के खेती के लिए ये मत कहिएगा कि बाढ़ आना अच्छा है। ये तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछ बैठे, फ्लड्स के बाद जो जमीन होती है मडी होने के कारण, पानी ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण तराई वराई क्षेत्र जो होता है वहाँ पे धान की खेती के लिए अच्छी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाढ़ आना चाहिए, नुकसान कहीं ज़्यादा है। फ्लड के बाद की जो सॉइल होती है वो पैडी क्रॉप, धान की खेती के लिए अच्छी हो जाती है पानी लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के कारण, पर 99.9% तो फ्लड नुकसान ही कर रहा है, और कई जगहों से न्यूट्रिएंट को नुकसान भी कर रहा है, न्यूट्रिएंट को बहा कर ला रहा है, कहीं कहीं जमा कर रहा है, कई जगह से न्यूट्रिएंट को बहा कर ले आया है, कहीं कहीं पे जमा किया है। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि फ्लड न्यूट्रिएंट्स को लॉस भी करता है, सी में बहा कर ले जाता है, ये बात भी सही है। एक और इम्पैक्ट अगर लिखें, काफी सारा जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस भी हो जाता है, मैं ये भी पॉइंट लिख देता हूं। ड्यू टू फ्लड्स lot of nutrients loss, lot of nutrients loss occur into the sea and oceans। फ्लड्स की वजह से काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट, लॉट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स लिख लो, लॉट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट लॉस भी हो जाता है। ड्यू टू फ्लड्स लॉट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स लॉस अकर इनटू द सी और ओशियन। तो फ्लड की वजह से काफ़ी सारा सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है इनटू द सॉइल और ओशियन।
ठीक है, चलो इतना ही रखें। अब इसके आगे इम्पैक्ट कल बताऊंगा मैं, वेदर वगैरह पे और कैसे प्रभाव डाल रहा है। कल ये इम्पैक्ट का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से आ रही हैं, किसके सोर्स क्या है, किसकी क्षमता ज़्यादा है हीट ट्रैप कराने की, कल फिर हम ये डिस्कस करेंगे। तो अब इतना ही रखते हैं, कल फिर इसके आगे जो बाकी इम्पैक्ट हैं कल कंप्लीट कर लेंगे कि क्या ग्लोबल वार्मिंग अर्थक्वेक को ला रही है, सुनामी करा रही है। एक क्लास में पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा क्योंकि अभी दो इम्पैक्ट जो हैं कई सारे बताने हैं, तो कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। कल टाइम एक बार चेक कर लेना, या तो 7 बजे या 8:30 बजे टाइम कल का एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।